मध्य प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है। कांग्रेस विपक्ष हावी है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर लगे आरोपों पर भाजपा का पलटवार है। कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने और राजनीति षड्यंत्र का आरोप। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले, मुख्यमंत्री और उनके परिवार का किसी अवैध भूमि सौदे से कोई संबंध नहीं। जनता कांग्रेस की राजनीति को नहीं करेगी स्वीकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भूमि संबंधी आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके परिजनों पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है, तथ्यहीन और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से घबरा कर कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। यह केवल एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करना है और प्रदेश की जनता के बीच भ्रम की स्थिति को पैदा करना है। उन्होंने कहा है कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता अब झूठी और अफवाहों की राजनीति को स्वीकार करने वाली नहीं है। वहीं जीतू पटवारी ने भी प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री की जमीन में नहीं हुआ है कोई भी इजाफा। खंडेलवाल ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में उनके नाम लगभग 17 एकड़ भूमि दर्ज थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर वर्ष 2026 तक उनकी भूमि में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई होती तो भूमि रिकॉर्ड में उसका प्रमाण दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज 12.29 एकड़ भूमि में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक है और कोई भी व्यक्ति इनकी जांच कर सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए एक अन्य मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि जिस सिद्धि विनायक कंपनी का नाम बार बार कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा है उसके संबंध में भी गलत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में कंपनी के पास लगभग 68 एकड़ भूमि थी, जबकि वर्तमान में यह घटकर 65 एकड़ रह गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2017 में ही कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद कंपनी के संचालन या उसकी संपत्तियों से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है। ऐसे में कंपनी के नाम पर मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास पूरी तरह भ्रामक और राजनीतिक से प्रेरित है। बेटे और बहू को लेकर लगाए गए आरोप भी निराधार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव और बहू शालिनी यादव को भी आरोपों में घसीटने का प्रयास किया है, जबकि तथ्य बिल्कुल विपरीत है। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं खंडेलवाल ने भी प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने बताया कि वैभव यादव के नाम जो लगभग 16 एकड़ भूमि पहले से दर्ज थी उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है। रिश्तेदारों को भी लेकर लगाए गए आरोपों को भी बताया भ्रामक। विकास कार्यों से बौखलाई है कांग्रेस। पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को कांग्रेस नहीं कर पाती स्वीकार। ये पुरानी आदत है, जनता देगी कांग्रेस को जवाब। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस के आरोपों का हर स्तर पर जवाब देगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। पार्टी का कहना है झूठे आरोपों के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास सफल नहीं होगा और जनता ही इसका लोकतांत्रिक जवाब देगी। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी,
जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू, जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विनती है कि जितनी खामोशी से ये बातचीत होगी उतनी विषय की परतें उभर कर आएंगी। हमारे बीच में कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप के दोनों नेता उपस्थित थे, माननीय नीतू गडकरी जी और माननीय उमंग श्रृंगार जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी आज विशेष रूप से उपस्थित थे और माननीय अशोक सिंह राज्यसभा के सदस्य बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दो कौड़ी का कहने वाले मुख्यमंत्री, उनका हजारों करोड़ का मामला आज प्रकाश में आया है। अब जिसके पास इतनी विपुल धन संपदा है उसको तो किसान का बेटा दो कौड़ी का लगेगा है। सत्ता और शासन का भीषणतम दुरुपयोग और ऐसी निर्लज्जता, कोई डर नहीं, कोई लोकलाज नहीं, विरोधियों को अपमानित करो, उन पर झूठे मुकदमे चलाओ, उन पर दबाव बनाओ
ताकि कोई सच्चाई का सुर ऊपर उधर कर ना आए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी से निवेदन है कि आज की पत्रकार वार्ता शुरू करें। उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय मोहन सिंगार जी और भी विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप जितना शांति से सुनेंगे उतना ही पूरा विषय उसकी संप्रेषणशीलता बढ़ जाएगी। माननीय जीतू पटवारी जी। आदरणीय उपस्थित सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय सीएलपी के नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय अभय दुबे जी, मध्य प्रदेश वासियों, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है और मध्य प्रदेश दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के कारण कलंकित होता जा रहा है। बार बार हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा का निर्वाचन का फॉर्म पंच जैसा रिजेक्ट कर दिया। सारे नियम, कायदे, कानून, निर्वाचन नामावली सबको दरकिनार करते हुए इतना बड़ा पाप किया, ये इतिहास में दर्ज हो गया। उसका कलंक भी मध्य प्रदेश में लगा। कुछ दिन पहले जब मैं बोलता था अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोरों का जखीरा स्टिंग हुआ ट्रांसफर उद्योग के नाम पर। आप सब ने देखा, आप सब ने उसको पब्लिक तक लेके भी गए, प्रदेश ने भी देखा। आज अली बाबा का नंबर आया है। मैं बहुत दुख के साथ ये भारी मन से आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि देश में जब कांग्रेस की 2014 में सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने 2G, 4G, कोल और अलग अलग तरह के इतने आरोप लगवाए। बीजेपी, अन्ना हजारे, अलग अलग तरह की और एजेंसियां, मीडिया जगत, पिछले 12 साल में एक भी सिद्ध नहीं और सबसे कांग्रेस बरी हो गई। मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, नारा दिया। 15-15 लाख काला धन स्विस बैंक में कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, उससे देश का जितना इनकम टैक्स है वो आधा हो जाएगा, इस तरह के सब्जबाग दिखाए। और देश ने भरोसा किया है कि जिसके पीछे न जिसके बच्चे हैं, न जिसका परिवार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा के प्रधानमंत्री पर भरोसा किया। आदरणीय साथियों, सिर्फ 5 मिनट की ये फिल्म पहले देखेंगे आप, फिर मैं विस्तार से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की जनता के, देश के सवाल आपके सामने रखूंगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस की कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रश्नों की कॉन्फ्रेंस है। प्रश्न है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज ही इनके जवाब प्रदेश के सामने देना चाहिए। मैं आप सबके पास ये रिपोर्ट्स है। तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास
लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है? 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया? कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं, जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड एक बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया। सवाल क्या है? सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए? क्या कहती है रिपोर्ट्स? दूसरा, मैंने जैसा कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत दुख के साथ मध्य प्रदेश, जब पूरे देश में आज ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट, तो क्या मुख्यमंत्री पे सवाल हुए? मध्य प्रदेश के तंत्र पे सवाल नहीं हुए? यहाँ के करप्शन को लेकर जिस तरीके की पूरे देश में परिस्थिति थी, उसको बल नहीं मिला।
एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं। क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्म नगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, यह सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है, यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? कारण क्या है इसका? एक प्रश्न और बनता है, यह मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सवाल है, कुछ सरकार के, मतलब मोहन यादव से सवाल है, ये सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरे से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय कभी भी, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीनें हैं, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि यह जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में यह बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार का द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुफिया तंत्र को आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, वो बोलता है कुछ, सुनता है, देखता है या चुप रहता है? सवाल है। सवाल एक और है कि रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाई के साथ 4 रियल एस्टेट का उल्लेख है। क्या सरकार इन सभी कंपनियों के विवरण सार्वजनिक करेगी? क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या?
मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे? ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है, जिनकी भूमि है, मुख्यमंत्री की हो, उसके परिवार की हो? तो जब सरकारी योजनाएं लैंड पुलिंग आती है, आईडीए कोई योजना लाता है हाउसिंग की, हाउसिंग बोर्ड कोई योजना लाता है, तो वहां 50% डेवलप प्लाट मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70% डेवलप प्लाट मिलेगा उनकी कंपनियों को, उनके हिस्सेदारी को। ऐसा क्यों? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? ये उन जमीन मालिकों के साथ धोखा नहीं है कि आप सरकार की योजनाओं में 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो और मुख्यमंत्री के इसमें 70-30 का रेशो? तो ये किसानों को, जो मुख्यमंत्री सबका वरदहस्त होता है, उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया? क्या प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ अनुमानित सरकार सार्वजनिक करेगी? इन प्रोजेक्ट में जितना पैसा आर्थिक फायदा होगा इसका असेसमेंट करके सार्वजनिक करेगी क्या? सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि पहले सड़क तय हुई कि पहले जमीन खरीदी गई? पहले सड़क हुई या पहले जमीन खरीदी? ये बात तो उनको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना प्रदेश को। क्या उज्जैन के सामान्य किसान नागरिकों को भी यह जानकारी उपलब्ध थी जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर निवेश हुआ? इसका सार्वजनिक कोई प्रमाण है? पूरे देश के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा कि सार्वजनिक घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री की क्या नैतिक दायित्व नहीं है इसकी पूरी जांच कराने का? क्या मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 के बाद भूमि खरीदी की जांच किसी, जैसे मैंने पहले कहा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच कराई जाए? इन सब प्रश्न कॉन्फ्रेंस का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता केवल एक जवाब चाहती है। क्या विकास योजनाएं पहले बनी और फिर जमीन खरीदी गई, या जमीन पहले खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनी? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है और अली बाबा का हिसाब आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। मैं हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी से आग्रह करता हूं कि वो भी अपनी बात विस्तार से कहें। आ जाइए, यहाँ आ जाओ, यहाँ बीच में बैठो। उमंग इधर आ, एक आप इधर खड़े हो, आप इधर आ जाओ। चलने में सब साल वो मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं, इससे चली आएगी हमारी, कोई छूट तो नहीं है। सम्मानित पत्रकार बंधु, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित मुकेश जी, सम्मानित अशोक जी, सम्मानित अभय भाई, आप
भाजपा के राज के अंदर फाइलें बन रही। आपने नाम सुना केरला फाइल, आपने नाम सुना कश्मीर फाइल, आपने अब सुना एप्स्टीन फाइल, और अब आ गई मोहन यादव जी की फाइल, उनके परिवार की फाइल। आ रही आवाज आ रही, सही साथ। तो इस सरकार के अंदर फाइलें, भाजपा के राज में फाइलें बन रही हैं, लेकिन फाइलें तो बनती है तो फाइलें धूल खा रही हैं। इसके पहले भी आपको पता है परिवहन घोटाला हुआ, उसको लेके परिवहन मंत्री को लेके किस प्रकार से प्रमाण के साथ लोकायुक्त में दिया, इनकम टैक्स में दिया, रजिस्ट्रियां दी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ ले तो फिर मंत्री तो अली बाबा 40 चोर की तरह काम करेंगे। तो मैं समझता हूं, और इसके पीछे सीधे सीधे दिल्ली सरकार जो डबल इंजन की विकास की बात करती है, अब तो जमीनों के घोटालों के अंदर आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक नया मॉडल है, ये विकास का नया मॉडल है। मंत्रियों को कैसे मजबूत करो, मुख्यमंत्रियों को कैसे आर्थिक मजबूत करो, परिवार को कैसे मजबूत करो, एक नया मॉडल डबल इंजन की आ गया है पूरे देश के अंदर। निश्चित तौर से इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है, रिसर्च एक खबर है, एक मीडिया के चैनल से आई है, लेकिन कई भाजपा के नेताओं के पास ये थी, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम इसको उठा पाए। अब आपका सवाल आएगा कि आपके पास भी वो आया संपर्क करने, मेरे पास भी आया। अब आपको बता दूं, फाइल नंबर 1 है, सीरीज 1 है ये, जो इंडियन एक्सप्रेस की है। अभी फाइल 2 सीरीज 2 बाकी है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। निश्चित तौर से उज्जैन के अंदर एक नया साम्राज्य चल रहा है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जी का जो किसी घर को अगर घर बनाने के लिए अगर गिट्टी भी चाहिए तो गिट्टी उनकी खदान से आती है, उनके परिवार के यहाँ से। गिट्टी का रेट वो तय करते हैं, वहां पे ठेकेदार काम नहीं करना चाहते। रेत महंगी, गिट्टी महंगी, सरिया महंगा, पूरी मोनोपोली। उज्जैन की आम जनता से पूछिए कि घर बनाने में उन्हें कितनी परेशानी आ रही। आयुष्मान का घोटाला अलग है, वो भी आपको बताएंगे बात। इंदौर उज्जैन रोड, वो जब 4 लेन की बात हुई तो किन्ने जमीनें खरीदी? कौन सी कंपनी थी जिसने पहले जमीन तय करी, फाइनल करी, 25,000 करोड़ में जमीनें खरीदी गई, और आज वही जमीनें 1 से 2 लाख करोड़ की जमीनें हुई? कौन कंपनी थी? सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताए। क्या उस कंपनी के डायरेक्टर या जमीन मालिक के जन्मदिन में आप जाते हो, केक काट रहे हो, तो आपकी क्या उनसे मित्रता है, ये भी बताए। माननीय पत्रकार बंधु, इंदौर भोपाल भी बाईपास बन रहा, भोपाल में यहां भी किस प्रकार से जमीनें तय की गई, ये भी एक फाइल है। इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी देंगे। मास्टर प्लान रुके हुए, उज्जैन के अंदर नियम बदल दिए जाते हैं। इंदौर इतना बड़ा आर्थिक
जो हमको एक राजधानी कहते हैं, इंदौर की जनता को मास्टर प्लान नहीं मिल पा रहा, वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद है। क्यों नहीं मिल पा रहा, ये भी एक सवाल है। क्या जमीनों की हेराफेरी हो रही है? क्या जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है? कौन सी कंपनियां कर रही है? कौन सी कंपनियां आपसे जुड़ी है? क्या मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे? ये भी मैं चाहूंगा। वो इंदौर के वासियों से भी कहना चाहता हूं कि आपके शहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इंदौर की आबो हवा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। साथियों, मैं समझता हूं कि मोहन बाबू जी का एक भूमि साम्राज्य है। किस प्रकार से साम्राज्य बन रहा है ये आप देख सकते हैं। किसकी कितनी जमीन है अध्यक्ष जी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप पर जानकारी आपको दे दूंगा। निश्चित तौर से जो 2023 में नोटिफिकेशन हुआ उज्जैन को लेके, कई उसमें गड़बड़ियां हुई। आपको पता है कि जब ये आप यूडीए के डायरेक्टर थे, वहां पे चेयरमैन थे, जब शिवराज जी और उनका कितना विवाद हुआ जमीनों को लेके, वो ये जो कंपनियां जिनकी बात की जा रही है, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति इंफ्राटेक, श्री सिद्धि विनायक, देवकान, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेस, श्रेयान डेवलपर्स, श्री शंभू महाकाल कंस्ट्रक्शन, इन कंपनियों की किस प्रकार से सीरीज बनाई गई, ये भी एक अलग दास्तान है। जमीन किसकी, सौदा किसका, रजिस्ट्री कितने की, और 6 महीने के बाद फिर रजिस्ट्री बदल दी जाती है। तो सीधे सीधे जमीनों में घोटाला, करप्शन, वो पूरी लिंक बनती है। इस बात को इनके परिवार के एक नीलेश यादव जी, एक मेरे पास उन्हेल परिवार, उन्हेल गांव के लोग आए, 20-25 2 बस भर के आए थे, पूरा गांव आया। वो नवंबर 2025 में आया था। मैंने इसको ट्वीट भी किया था, जो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो मर गया है, जमीन मालिक, उस माधवराव को एक 40-25 साल के बच्चे को माधवराव बना दिया गया, उसकी वोटर आईडी बना दी गई, आधार कार्ड बना दिया गया, और उस माधवराव से नीलेश यादव जी ने रजिस्ट्री करा दी। पूरा गांव 50 बीघा जमीन, लगभग 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है वो। और उन्हें इनके गुंडों ने कहा कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो, जमीनें खाली कर दो। वो पूरा गांव आया, छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी माएँ थी। एकादशी का दिन था, सुबह से बच्चे भूखे प्यासे थे, रो रहे थे मेरे सामने, पूरा परिवार रो रहा था, मेरे पैरों पे गिर गए। मैंने उनको कहा, बहनों आपको पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। मैंने तत्काल उस समय एक ट्वीट बनाया, वीडियो बनाया। ये 12 बजे की बात है। 12 बजे जैसे मैंने ट्वीट किया, तत्काल नीलेश यादव जी ने 3 घंटे 4 घंटे के बाद एक थाने में केस दर्ज कराया कि माधव जो था वो फर्जी आदमी था, उसने गलत मेरी रजिस्ट्री कर दी। ये प्रमाण है। और इसको मैंने
4/12/2026 को विधानसभा में प्रश्न भी लगाया। इसकी कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो सरकार जवाब दे रही है, सरकार प्रशासन इनका, पुलिस विभाग इनका, प्रश्न जो है खुद मुख्यमंत्री वही उमंग भी बोल रहा है कि हम विवेचना कर रहे हैं। आज तक विवेचना की जानकारी सदन में नहीं आई है, ना मुझे प्राप्त हुई। ये अलग बात है कि जो परिवार वहां पे काबिज थे, जो लोग थे जिनके नाम रजिस्ट्री थी, आज भी है, जो मेरे पास आए थे, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। ये कागज पर रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, किस प्रकार से रजिस्ट्रियां कराई जा रही, किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा। तो साथियों, निश्चित तौर से जमीनों के भाव कई बढ़ गए और एक सुनिश्चित तरीके से बढ़ाए गए कि यहां पर प्लान लाना है और हमें इसकी पहले जमीनें खरीदनी। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि सब जो भी हुआ नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से हुआ, हम तो इनकम टैक्स भरते हैं, हमारा परिवार इनकम टैक्स भरता है। लेकिन जब अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करें एक कमेटी बना के, तो परत दर परत सब जो कौन किससे जुड़ा है, क्यों लाभ हुआ, वो पूरी जानकारी सामने आई। क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है? क्या प्रदेश सरकार जनता, प्रदेश की जनता को आज आके आप बयान देंगे? आप आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रहे हैं, मैं प्रमाण आपके परिवार पे लग रहे हैं, आपने जमीनें कैसे खरीदी, क्या इसका आप ब्यौरा देंगे मीडिया को? क्या प्रदेश की जनता को? क्या आप इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं देंगे, ना जवाब देंगे, ना जांच कराएंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से एक कमेटी बने, कमेटी जांच करे। लेकिन सवाल यह उठता है, प्रदेश का लाखों करोड़ों रुपए आम जनता का पैसा जो टैक्स से भरते हैं, पेट्रोल, डीजल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये पैसा कहां जा रहा है? क्या विकास में जा रहा है कि भ्रष्टाचार में जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे? सीएस को लेके जिस प्रकार से वहां पे काम चल रहा है, सीएस के नाम पे हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उस इतने बड़े महापर्व में क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे? आज की तारीख में जिस प्रकार से सीएस के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे उज्जैन के अंदर करोड़ों रुपए का, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं? क्या आपसे जुड़ी है? क्या आपके परिवार से जुड़ी है? ये हमारे सवाल है। मैं समझता हूं कि अगर आप, वो एक नई फाइल है, ये भी एक नई फाइल है, तो आपको मैंने कह दिया कि ये आपको इतनी सारी फाइलें देखी, अगली बार आपको 2, 3, 4 फाइलें और आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।